नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कल यानी कि 15 जुलाई को गया था एएलपी का साइको टेस्ट देने के लिए और मैं उस एग्जाम का सारा रिव्यू और अपना पूरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा इस साइको टेस्ट को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा एग्जाम सेंटर था वहां का माहौल कैसा था, मतलब कि वहां की जो एंट्री, सिक्योरिटी, चेकअप वगैरह जितनी भी जो चीजें हो रही थी, सारा का सारा माहौल वहां का कैसा था। इसके बाद जो साइको टेस्ट में 5 बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, जो टोटल 17 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो 5 बैटरी टेस्ट पूछे गए वो कौन कौन से पूछे गए उन सभी पे चर्चा करेंगे। इसके बाद बीच में क्या समय मिला है और कुछ स्क्रीन फंसने की जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो क्या थी और हमारे साथ भी क्या वो हुई हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टाइम, प्रेशर और एक्यूरेसी उनकी क्या रही है। इसके बाद मैं अपनी परफॉर्मेंस बताऊंगा कि मैंने इस साइको टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है और क्या मैं इसके लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा। इसके बाद जो 2025 का एएलपी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि साइको टेस्ट को लेकर उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो ए टू जेड सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिना स्किप किए एक एक बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आगे आपके ये काम आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। जब मैं एग्जाम देने गया हूँ तो उस एग्जाम सेंटर पे मैं पहले भी 4 बार जा चुका हूँ, ये मेरा 5वीं बार था। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का डर होता है, प्रेशर होता है, वो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे के एग्जाम दे चुका हूँ। तो डर नाम की चीज मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। अब अगर एग्जाम की बात करें तो मैंने 15 दिन नॉर्मली प्रैक्टिस करी है, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना होता है तो इतना ज़्यादा टाइम मुझे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिला है। तो जो लास्ट के 15-16 दिन थे इसमें मैंने साइको टेस्ट के जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाए थे, तो उससे मैंने प्रैक्टिस करी थी। मतलब कि अंदाजा हो गया था कि कौन से बैटरी टेस्ट में क्या आता है और उसको कैसे सॉल्व करना होता है। बाकी जो स्पीड है वो प्रैक्टिस से बनती है। तो जब मैंने एग्जाम दिया तो काफ़ी अच्छा मेरा एग्जाम हुआ है। चलिए शुरू से आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम सेंटर के माहौल की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे। हमारे एरिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट हमें वहाँ पे मिले थे। तो सबसे पहले अगर हम पहली शिफ्ट की बात करें तो पहली शिफ्ट में 7 बजे से एंट्री थी, जो कि 8 बजे तक चलनी थी, और उनका एग्जाम 9 बजे से शुरू होना था, जो कि 73 मिनट का था, तो लगभग 10:15 तक खत्म हो जाता। लेकिन जो वेरिफिकेशन एग्जाम के टाइम पे जो सीबीटी एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम के टाइम पे जो वेरिफिकेशन होता है, फोटो खिंचाई जाती है, लेफ्ट थंब लगवाया जाता है, तो वो एग्जाम के बाद होना था। तो उस प्रोसेस में और ज़्यादा टाइम लग गया। तो लगभग 11:15 के बाद जो पहली शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे वो बाहर आए। तो वहाँ पे हमारा एक साथी फर्स्ट शिफ्ट में था, तो उससे हम लोगों ने जानकारी ली कि पहली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कौन सी बैटरी टेस्ट में क्या पूछा गया है। तो उसने सारी चीज़ें बताई जो उसकी शिफ्ट में पूछा गया था, और वही सेम चीज़ें हमारी दूसरी शिफ्ट में भी पूछी गई, जो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले एग्जाम सेंटर के अंदर गए, तो हम लगभग 12:30 बजे अंदर चले गए थे। इसके बाद जो हम लोग बैग वगैरह लिए थे वहीं पे हमने जमा कर दिए। जमा करने के बाद एक लाइन लगी थी जहाँ पे हमारे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे कि नेम उसमें सेम है या फिर नहीं है। और वहाँ पे प्रेस्टीज 1, प्रेस्टीज 2 2 सेंटर थे, तो हमारा किस एग्जाम सेंटर है वो भी वहाँ पे एग्जामिनर देख रहे थे। इसके बाद फिर से दूसरी लाइन लग रही थी जिसमें हमारी चेकिंग हो रही थी कि हम कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लिए हैं जो एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड ना हो। इसके बाद हमारा वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ कि आपका किस लैब में एग्ज़ाम होना है। इसके बाद हम लैब के अंदर गए, तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन के लिए लाइन लग रही थी, लेकिन उससे पहले जिसको टॉयलेट, वॉशरूम जो भी जाना है, पानी पीना है, पहले जाके वो कंप्लीट करके आए, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान कोई भी जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम लोग जब वहाँ पे बैठे अपनी अपनी सीट पे, और लगभग जब सभी के वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए थे, सभी अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि टोटल 54 सीट उसके अंदर थी, लेकिन 9 कैंडिडेट अब्सेंट थे। तो मतलब कि 54 में से अगर 9 कैंडिडेट अब्सेंट हैं तो लगभग 15% कैंडिडेट हमारा जो हॉल था उसमें अब्सेंट थे। अगर ओवरऑल हम 15% की जगह 10% भी अब्सेंट मान लें तो 10% कंपटीशन तो यहीं से भी निकल जाता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ये साइको टेस्ट छोड़ रहे हैं वो अच्छे ही मार्क्स वाले होंगे, और ऑलरेडी कहीं और सिलेक्शन लेने की वजह से वो ये साइको टेस्ट देने नहीं आए हैं। इसके बाद जब सभी लोग सीट पे बैठ जाते हैं तो अनाउंस होता है, जो माइक वहाँ पे लगे हुए थे उसमें बताया जाता है कि जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और एग्जाम स्टार्ट होने पर जिस भी कैंडिडेट के कंप्यूटर में कोई भी टेक्निकल इशू आती है
तो तुरंत जो वहाँ का स्टाफ है उसको बताया जाए। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, उसको तुरंत सही किया जाएगा और इसमें आपके टाइम का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ सुनने से जिस भी कैंडिडेट को कंप्यूटर की समस्या आई है वो ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ है। बाकी स्टाफ ने सही किया भी था और उसका टाइम का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ था। जिस कैंडिडेट का हमारे हॉल में कंप्यूटर ख़राब हुआ था टेक्निकल वजह से, तो उसने भी बताया है कि मेरे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं और मुझे टाइम का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है, और पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी उसकी वजह से मैं ज़्यादा पैनिक भी नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं जो 5 बैटरी टेस्ट उसमें पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो साइको टेस्ट ALP का होता है उसमें टोटल 5 बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, जिसमें पहला होता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, पांचवा होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। और इन अलग अलग बैटरी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी शिफ्टें हुई हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो उसमें किस बैटरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हमें मेमोरी टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन आया जो कि 5 मिनट का था। तो सबसे पहले मेमोरी टेस्ट की बात करें तो इसमें जो मेमोराइज द शेप होते हैं, मतलब कि कुछ आकार बने रहते हैं और एक स्क्रीन पे टोटल 12 बन के आते हैं, उनको हमें 2 मिनट मिलते हैं और उसमें हमें देखना होता है कि जो आकृति है वो किस टाइप की बनी थी। इसके बाद हमारे सामने 2 मिनट के लिए ऑप्शन आते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन पहली बार में पूछे जाते हैं और 2 मिनट के अंदर हमें 12 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और आकृति बनी रहती हैं। अब उसमें से हमें बताना होता है कि उस टेबल में कौन सी आकृति बिल्कुल सेम बनी हुई थी, उस पर हमें टिक करना होता है। ऐसे हमें 12 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद 1 मिनट का रेस्ट मिलने के बाद फिर से दूसरी वहाँ पे एक टेबल आ जाती है, फिर उसका भी हमें अध्ययन करना होता है, उसको भी अच्छे से याद करना होता है कि इसमें किस प्रकार की आकृति बनी हुई थी, और फिर से सेम 12 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हमको सॉल्व करने होते हैं। और जब भी एक सेक्शन सबमिट होता था तो तुरंत ही एक समरी आ जाती थी जिसमें बताया जाता था कि टोटल इतने क्वेश्चन थे, आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, आपने इतने अनअटेम्प्ट किए हैं, और ये चीज 1 मिनट के रेस्ट में हमको दिखाई जाती थी। और ये अटेम्प्ट होने के बाद फिर से हमें 1 मिनट का रेस्ट मिलता है। इसके बाद दूसरा बैटरी टेस्ट हमारे सामने आता है और उसका इंस्ट्रक्शन सबसे पहले 5 मिनट का दिया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि सर्कुलर डायरेक्शन का जो क्लॉक वाला क्वेश्चन होता है वो हमसे पूछा जाएगा और टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इन 20 क्वेश्चन के बीच में कोई भी रेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो ये ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे, मतलब कि जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी उसने 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी या फिर कम प्रैक्टिस करी होगी तो उसके ये क्वेश्चन कुछ छूट गए होंगे। तो ऐसे में कई कैंडिडेट बता रहे थे कि हमारे 14 क्वेश्चन हुए हैं, किसी के 16, किसी के 17, 18, तो मतलब 20 क्वेश्चन बहुत ही कम कैंडिडेट के हुए थे। अगर मेरी बात करें तो मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। लास्ट टाइम पे मैंने बहुत स्पीड बढ़ाकर 3 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अटेम्प्ट किए थे। और ये टेस्ट अटेम्प्ट होने के बाद फिर से हमें 1 मिनट का रेस्ट मिलता है। इसके बाद डेप्थ परसेप्शन टेस्ट यानी कि हमारा तीसरा बैटरी टेस्ट खुलता है और उसके लिए भी हमें 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन पेज खुलता है। ऑलरेडी हमें सारे इंस्ट्रक्शन पता होने के बावजूद भी हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते थे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रेलवे इसमें बदलाव भी कर सकती है। तो 5 मिनट तक हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पढ़े, जो कि सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में ही पढ़ा जाता है। इसके बाद 3 मिनट का हमने वेट किया और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में हमसे हिडन क्यूब पूछे गए हैं कि जो हमको क्यूब नहीं दिख रहे हैं और उस क्यूब के अंदर वो क्यूब हैं, उसके बारे में हमको आंसर देना होता है कि जो हिडन क्यूब है वो कितने दिए गए हैं। तो टोटल हमारे सामने हिडन क्यूब के 50 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन, एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन, और टोटल इसके लिए 10 मिनट का समय दिया गया और 10 मिनट में हमको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। एक हिडन क्यूब दिखा दिया जाता था और उसके अंदर 1 से लेके टोटल 10 नंबर तक दिए रहते थे कि इसमें जितने भी हिडन क्यूब हैं उस पर आप क्लिक करिए। तो टोटल हमने इसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। इसमें भी जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उसने 50 अटेम्प्ट कर पाए हैं, और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी उसने 50 अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, वो 40 से लेके 45 के बीच में ही रुक गए हैं। इसके बाद हमारा कंसंट्रेशन टेस्ट आता है, जिसमें पिक्चर रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टेस्ट में आपको लाइन से पिक्चर बना दी जाती हैं और दूसरी साइड भी पिक्चर बना दी जाती हैं। तो जो पहली वाली लाइन में जो पिक्चर जिस स्थान पे थी, अगर राइट साइड वाली उस लाइन में भी सेम पिक्चर रहती हैं तो ऑप्शन ए आंसर होता है। अगर उसमें 2 बदलाव होते हैं तो ऑप्शन बी, 3 बदलाव होते हैं तो ऑप्शन सी, 4 बदलाव होते हैं तो ऑप्शन डी आंसर होता है। इस तरीके से हमें 7 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इसका भी इंस्ट्रक्शन 5 मिनट का आता है और इसके बाद एक क्वेश्चन खुलते हैं और एक सेक्शन में 30 और अगले सेक्शन में 30 क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं।
तो ओवरऑल जिसकी इस चीज़ में भी प्रैक्टिस अच्छी थी उन्होंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी उनको थोड़ी दिक्कत इसमें आई होगी, उनका समय थोड़ा कम रह गया होगा। अगर मेरी बात करें तो मैंने टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन एक गलती से कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा, तो मेरे टोटल 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट इसमें हुए थे। इसके बाद हमारा लास्ट बैटरी टेस्ट आता है जो कि था परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसके अंदर टोटल हमें सेम फिगर पूछे गए थे और टोटल 72 क्वेश्चन 8 मिनट के अंदर हमें इसका आंसर देना था। इसके लिए भी हमें 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन पेज खुला और वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जब हमारे सामने क्वेश्चन आना शुरू हुए तो एक आकृति बनी हुई थी, उसके नीचे 4 ऑप्शन थे। हमें दिखाना था कि जो आकृति एक वर्ग में बनी हुई है वही सेम आकृति इन ऑप्शन में है, उसको टिक करना था। टोटल 8 मिनट में 72 क्वेश्चन थे। तो जिसकी इस चीज़ में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस थी, मतलब कि जो 1-2-3 महीने से तैयारी अच्छे से इसकी कर रहे थे, उसने तो 72 के 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। लेकिन कुछ हम जैसे लोग थे जो नॉर्मली तैयारी करते थे या फिर 15 दिन से ही तैयारी शुरू करी थी, तो उन्होंने लगभग 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। अगर मेरी बात करूं तो मैंने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। इसके बाद लास्ट के कुछ सेकंड बचे थे तो मैंने 5 उसमें बिना देखे तुक्के लगा दिए थे। अब बाकी उसमें सही निकले या क्या निकले पता नहीं है, लेकिन मैं इसमें 62 तक ही पहुंच पाया हूं। तो ओवरऑल ये 5 बैटरी टेस्ट पूछे गए हैं और जिसकी अच्छी तैयारी थी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जिसकी अच्छी तैयारी नहीं थी उसने नॉर्मली परफॉर्मेंस किया है। इसके बाद जब हमने अपना साइको टेस्ट फाइनल सबमिट किया तो उसमें कुछ फीडबैक भी थी, वो हमने दी, और टोटल हमारे क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दिए गए कि टोटल हमने कितने क्वेश्चन कहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद हमने एग्जाम सबमिट किया। इसके बाद फिर से एक अनाउंसमेंट होती है कि आप सभी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको अपनी अपनी सीट पे बैठे रहना है, क्योंकि जो फाइनल वेरिफिकेशन है वो होना है। आपका लेफ्ट थंब या राइट थंब जो भी है वो लगाया जाएगा, और जो आपकी फ़ोटो है एग्ज़ाम देने के समय वो आपकी खींची जाएगी। तो सभी कैंडिडेट अपनी अपनी सीट पे शांति के साथ बैठे रहें। इसके बाद एक एक करके सभी का वेरिफिकेशन किया गया, सबकी फ़ोटो ली गई और इसमें भी लगभग 40 मिनट का समय लग गया। इसके बाद जब सबका वेरिफिकेशन हो गया और सभी लैब का वेरिफिकेशन हो गया तो एक एक करके सबको बाहर निकालने लगे कि पहले लैब 1 के कैंडिडेट बाहर जाएं, फिर लैब 2 के, फिर लैब 3 के। इस तरीके से सभी कैंडिडेट बाहर आ गए। अब अगर हम ओवरऑल इसके क्वेश्चंस की बात करें तो 226 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, जैसा कि कॉल लेटर में बताया गया था, और इसके लिए हमें 73 मिनट का समय ही दिया गया था। अब अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम मॉडरेट हम मान सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से एग्जाम मॉडरेट ही था। बिल्कुल भी ये टेस्ट डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि जो पहले समय था अगर वही समय रहता तो मैं कह सकता हूं कि बहुत कम कैंडिडेट हैं कि जो हो सकता पास भी नहीं हो पाते। लेकिन जो इन्होंने समय बढ़ा दिया है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कैंडिडेट को हुआ है, स्पेशली जो नॉर्मली कैंडिडेट थे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जो स्टार्टिंग की 3 बैटरी थी उसमें जो प्रैक्टिस करने वाले कैंडिडेट थे उनका समय बच गया था, किसी का 1 मिनट तो किसी का 1.5 मिनट बच गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि टाइम, प्रेशर और एक्यूरेसी की, तो जो बंदा प्रैक्टिस करके गया होगा उसकी 95 प्लस एक्यूरेसी रहने वाली है, और जिसकी नॉर्मली तैयारी थी उसकी भी 90% लगभग एक्यूरेसी रहने वाली है। टाइम की बात करें तो अगर जो पहले समय दिया था वही समय इस टेस्ट में देते और सेम पूछते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत टाइम की आ जाती, लेकिन नॉर्मली टाइम की दिक्कत किसी भी कैंडिडेट को नहीं आई है। तीसरी अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर सिर्फ उसी को होता है जो प्रैक्टिस करके नहीं जाता है। और तीसरी चीज़ जो कंप्यूटर में टेक्निकल इशू की बात आ रही है कि स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वहीं का वहीं फंस के रह जा रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जिनका क्वेश्चन जहां से फंस रहा था तो वो कैंडिडेट सिर्फ पैनिक हो रहा था, बाकी उसको टाइम का कोई भी लॉस उसमें नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्क्रीन जहाँ से फंस जाती थी वो टेस्ट वहीं से स्टार्ट होता था। जब भी वहाँ के स्टाफ सही करने आते थे तो वो उनका जो टेस्ट है वो वहीं से स्टार्ट होता था, तो इस चीज़ में उनका टाइम लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बस बात यह है कि वो पैनिक हो गए होंगे, जिसकी वजह से उनका दिमाग थोड़ा कम चल रहा होगा, क्योंकि पैनिक होने की वजह से दिमाग कम चलता है। इसके बाद जब हम एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर के बाहर आए तो कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, जो हमारे साथी थे उनसे भी और कुछ जो बाहर के साथी आए थे उनसे भी। तो ओवरऑल जो सबका अटेम्प्ट रहा है हमारे सेंटर पे वो 90% प्लस ही रहा है, और एक्यूरेसी की बात करें तो 90% प्लस सभी कैंडिडेट ने बताई है। मतलब कि जो नॉर्मली भी तैयारी करके आया था उसका भी एग्जाम बहुत ही परफेक्ट गया था। तो मेरे हिसाब से इसमें 70 प्लस कैंडिडेट को पास होना चाहिए। बाकी किसका कितना स्कोर रहता है ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब अगर मैं उन कैंडिडेट के लिए सजेशन देना चाहूँ जो ALP 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि जो साइको टेस्ट होता है उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। आप अगर 1 से 1.5 महीने भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपका साइको टेस्ट बहुत ही अच्छा जाएगा। इसमें सिर्फ स्पीड की ज़रूरत होती है,
बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहली वाली नाइट में आपको बहुत ही अच्छी नींद लेनी है और बिल्कुल भी दिमाग को टेंशन में नहीं रखना है। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जो भी ALP 2025 की तैयारी कर रहे हैं अभी अपने CBT 1 और CBT 2 की ट्रेड पे ध्यान दें। अगर आपका CBT 2 क्लियर हो जाता है तो साइको टेस्ट के लिए मात्र 1.5 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अगर आपने भी ये टेस्ट दिया है तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर इस साइको टेस्ट से रिलेटेड कोई और डाउट आपके मन में हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।